चलिए आज हम लोग इस क्लास में कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं 12 क्लास में। इसके पहले हम लोग 4 एक्सरसाइज यानी डिटरमिनेंट तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज से हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस प्रारंभ होगा, जो बहुत बड़ा चैप्टर भी है, जो बहुत दिन तक चलेगा। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि कैलकुलस आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा होता है और एग्जाम में भी कैलकुलस से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, इसलिए कैलकुलस पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी होता है। 12वीं क्लास में कैलकुलस एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट, उसको हम लोग देखेंगे। तो उसका पहला पॉइंट है, चलिए देखते हैं। ये बोर्ड पर इसलिए लिख दिए हैं ताकि लिखने में समय लगता है, तो समय बचे इसके लिए लिख देते हैं और उसको हम समझाएंगे, आपको एग्जाम्पल्स हम अलग से देंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, हम लोग को पढ़ना है सातत्य और अवकलनीयता, यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यानी ये चीज हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में। तो कंटिन्यूटी तो आप लोग को, प्रत्येक लोग को मालूम होगा, जिसमें हम लोग बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा का परिभाषा, यानी कि वहां पर संतत का भी परिभाषा हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसमें जो परिभाषा दिया है उसी से रिलेटेड है। तो मान लीजिए कि एक वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, और मान लीजिए कि f के प्रांत में एक बिंदु c है। जो फलन है उसके प्रांत में यदि कोई बिंदु c है तो उस बिंदु c पर फलन संतत होगा। कब? जब लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc, यानी कि उस बिंदु पर फलन के सीमा के मान और उस बिंदु पर इस फलन के मान दोनों यदि बराबर हो, यानी कि संपाती हो, यानी कि कोइंसिडेंट हो, तो उस स्थिति में ये फलन जो होगा हम लोग संतत कहेंगे, यानी कि कंटिन्यूअस। तो इसी का दूसरा परिभाषा है, देख लीजिए। यदि x इक्वल टू c पर बाएं पक्ष की सीमा यानी LHL और दाएं पक्ष की सीमा यानी RHL, राइट हैंड लिमिट, तथा फलन का मान का अस्तित्व है और ये सभी एक दूसरे के बराबर हो, तो x इक्वल टू c पर फलन f संतत कहलाता है। यानी इस स्थिति में हमको LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन के मान, यानी कि जिस बिंदु पर हम लोग लिए हैं उस बिंदु पर फंक्शन के मान, ये तीनों बराबर होता है। या तो हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं या इसको ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू c fx, लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc। पहचानते हैं कैसे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को? तो जो पॉइंट होता है, जो बिंदु होता है मेरा, उस बिंदु के ऊपर हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाता है, और प्लस चिन्ह यहाँ पर हम लोग लगाते हैं तो राइट हैंड लिमिट का वो पहचान का तरीका है, जिसको हम लोग पढ़ते नहीं है, केवल हम लोग पढ़ेंगे लिमिट x टेंड्स टू c लिमिट fx, लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc, या हम लोग कह सकते हैं LHL या RHL इक्वल टू fc। इसके उभयनिष्ठ मान x इक्वल टू c पर फलन का मान कहलाता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि यदि इन तीनों का मान यदि समान हो तो वो समान मान जो होगा वो फलन के सीमा के बराबर होता है, जो हम लोग 11 क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि फलन के सीमा का मान क्या होता है, यानी कि लिमिट का मान कैसे प्राप्त होता है। फिर उसके बाद अगला एक और परिभाषा है इसमें, यदि फलन x इक्वल टू c पर संतत है और यदि x इक्वल टू c पर परिभाषित है, तो ध्यान दीजिएगा कि और यदि x इक्वल टू c पर फलन का मान x इक्वल टू c पर फलन के सीमा के बराबर हो, यानी किसकी बात कर रहा है? फलन की सीमा के मान और उस c पर, यानी कि फलन की सीमा का मान और x इक्वल टू c पर फलन की सीमा के बराबर है, तो ये संतत कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। और यदि x इक्वल टू c पर फलन संतत नहीं है तो हम कहते हैं कि c पर फलन जो है वो असंतत है, और उस स्थिति में c बिंदु जो होगा वो असंतत यानी कंटिन्यूअस बिंदु कहलाता है, यानी कि इसे हम असांतत्य का बिंदु भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। तो इसमें एक चीज ध्यान देना है, हम लोग 11 क्लास में ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। यहाँ से प्रारंभ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि यही से ही कैलकुलस स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हम लोग ये दोनों सूत्र आप जो देख रहे हैं, ये और ये दोनों सूत्र का प्रयोग हम लोग यहाँ क्वेश्चन बनाने में करेंगे। तो सबसे पहले एक उदाहरण दिखा देते हैं आप लोग को, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि पहला उदाहरण है fx बराबर 2x प्लस 3, और x के किसी भी बिंदु पर यदि इसकी सातत्य की जांच करनी है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया x इक्वल टू 0, -1, -2, -3, या कोई भी बिंदु दिया गया हो, या यदि कोई बिंदु नहीं भी दिया गया हो और पूछ रहा हो कि इसकी सातत्य की जांच करें, यानी कंटिन्यूटी की चेक करना हो, तो उस स्थिति में हम लोग कोई भी बिंदु एक ले लेंगे, क्योंकि बिना बिंदु का ये फलन का मान तो हमें प्राप्त होगा नहीं।
तो यहां पर हम लोग मान लेंगे कि माना कि x इक्वल टू c, यानी कोई एक बिंदु ले लिए और इसी बिंदु पर फलन का हम लोग मान निकालेंगे, यानी लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, और fx की जगह ये fx का मान रख देंगे यानी 2x + 3। अब यहां पर ध्यान देना है कि ये x टेंड्स टू c का मतलब क्या होता है, ये तो 11th में हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां पर एक चीज बता देते हैं कि x टेंड्स टू c का मतलब होता है कि ये जो बिंदु है, ये x का जो मान हम रखेंगे उसमें, तो वो मान c की तरफ अग्रसरित होगा। c के मतलब कोई एक निश्चित बिंदु होता है, जैसे मान लीजिए c को हम 1 मान लेते हैं, तो x का मान जो है वो 1 की तरफ अग्रसरित है, बाईं ओर से भी और दाईं ओर से भी, दोनों ओर से वो 1 की तरफ ही अग्रसरित होगा। तो उस स्थिति में हम लोग कहेंगे x टेंड्स टू 1, यदि 1 रहेगा तो c यहां पर लिया है तो हम लोग यहां पर क्या कहेंगे x टेंड्स टू c, यानी कि इसका मान हम लोग इसमें रख देते हैं, तो इसमें रखेंगे यानी कि x का मान इसको हम लोग रख देते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा 2c + 3, यानी x का मान c, यानी कि x जिस बिंदु की ओर अग्रसरित है वही बिंदु उस फंक्शन के एक चर की जगह पर यानी वेरिएबल की जगह पर हम लोग रख लेते हैं। तो यहां पर 2c + 3 मिल गया, और फंक्शन का मान यदि हम लोग लिखना चाहेंगे तो fc होगा, तो इसमें x की जगह हम c रखे हैं, देख लीजिए यहां पर, तो यहां भी x की जगह c कर लीजिए, तो क्या मिलेगा 2c + 3। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये फलन का जो सीमा है वो और ये फलन का जो मान है उस बिंदु पर वो दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है यानी समपाती है यानी कोइंसिडेंट है। तो इस स्थिति में ये फलन x = c पर समतल होगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे पहले कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c fx = fc, और तब हम लोग लिखेंगे इसलिए x = c पर फलन fx संतत है। ठीक है, यही हम लोग याद करिए, आप लोग 11 क्लास में हम लोग पढ़े थे इस चीज को, और इसमें ये तो जो क्वेश्चन हम उदाहरण दिखाए आप लोग को इस सूत्र पर दिखाए हैं, और इस सूत्र वाला भी एक उदाहरण देख लीजिए, यहां पर एक और उदाहरण दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। दूसरा उदाहरण हम दे रहे हैं fx बराबर ये x हो गया यदि x > 0, और एक हो गया -x यदि x ≤ 0। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग को ध्यान देना है, यहां पर > कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। चलिए, पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें और इसमें एक चीज का अंतर होता है कि यहां पर ये जो शर्त लिखे गए हैं, यहां पर इस फंक्शन के दो मान है, एक है x और एक है -x। x तब है जब x > 0 और -x है जब x < 0, यानी कि दो वैल्यू वहां पर दिया गया है, फंक्शन का दो मान है, और यहां पर वैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब फंक्शन ऐसा लिखा गया हो तो कुछ सोचना नहीं है, भले वो बीजगणितीय हो, अलजेब्रिक हो या ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कुछ भी हो, और यदि बिंदु आपको दिया गया हो तो उस बिंदु पर हम लोग उसकी कंटिन्यूटी जब चेक करेंगे तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये जो सूत्र लिखे हैं। लेकिन जब उसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को अलग अलग ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फंक्शन का मान 2 दिया गया है। ठीक है, इस स्थिति में हम लोग वहां पर यदि इसका प्रयोग करेंगे तो हमको ये भी पता नहीं चलेगा कि ये जो फंक्शन में ये लिमिट का जो हम लोग निकाल रहे हैं इसमें fx की जगह हम क्या रखेंगे, क्योंकि उसमें दो मान है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को अलग अलग वहां पर इसलिए बांटा गया है क्योंकि वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यानी कि बिंदु 0 वहां पर दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये 0 जो दिखाई दे रहा है वो 0 के बाईं ओर के और दाहिनी ओर के दोनों ओर को वहां पर सूचित कर रहा है। ये जो है वो x के दाहिनी ओर के बिंदु को सूचित कर रहा है, ये जो है वो बाईं ओर के लिए सूचित कर रहा है। तो यदि दाहिनी पर ये होगा और बाएं पर ये होगा फंक्शन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि बाएं में क्या होता है <0, किसी भी संख्या के बाएं क्या होती है, देख लीजिए, मान लीजिए 1 है यहाँ पर तो 0 -1, तो 1 के बाईं ओर क्या है -1 0, ध्यान देना है। लेकिन हम लोग कंटिन्यूटी जब चेक करते हैं ना तो 1 के बाईं ओर हम लोग 0 1 तक -1 तक नहीं जाते हैं, 1 के नजदीक और 0 के बीच की बिंदुओं को रखते हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा।
तो इस स्थिति में हम लोग को क्या प्राप्त होने वाला है, तो हम लोग चेक करेंगे इस सूत्र पर, और इस सूत्र पर चेक करके हम लोग देखेंगे कि क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहां पर भी कोई बिंदु नहीं दिया है, तो यहां पर कोई बिंदु चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, C ले लेंगे। तो मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहां पर जो ये शर्त दिया है बिंदु 0 पर, उस पर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो 0 पर ले लीजिए, x = 0 पर चलिए, तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अब ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, किसी भी चीज के बाईं ओर जब हम लोग जाते हैं तो क्या लिखते हैं, लेस देन। तो लेस देन वाला इस फंक्शन में देखेंगे ये है, और इस पर कौन सा फंक्शन का मान है, -x, वो -x हम लोग रख देंगे। यही चीज ध्यान रखना है आप लोग को कि लेफ्ट हैंड लिमिट में जिस बिंदु पर हम लोग चेक करेंगे, उस बिंदु के साथ और चर के साथ यदि लेस देन वाला जो संबंध है, रिलेशन है, उसी रिलेशन के सामने वाला फंक्शन का मान उसमें हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग -x रखेंगे, उसके बाद x का मान हम लोग 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 0। x का मान 0 रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा, और ये क्यों, क्योंकि x 0 की तरफ अग्रसरित है, तो 0 हम लोग यहाँ पर x का मान रख दिए हैं, तो 0 प्राप्त हो गया। ऐसे लिमिट में हम लोग परिभाषा में पढ़े हैं कि ये जो हम लोग बोलते हैं कि x 0 की तरफ अग्रसरित है, अग्रसरित तो होता है लेकिन 0 को प्राप्त नहीं करता है, लेकिन 0 के बहुत नजदीक पहुंच जाता है, इसलिए हम लोग x के मान को x के मान ही उस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, और उसी बिंदु को हम लोग उस फंक्शन में रखते हैं, तो वो मान 0 प्राप्त होता है। तो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे RHL। RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। वही सूत्र यहां पर भी करेंगे, और ध्यान देना है यहां पर आपको कि ये जो होता है राइट हैंड लिमिट, उसमें ग्रेटर देन होता है। तो देखिए x ग्रेटर देन 0, यानी कहने का मतलब ये है, देखिए ट्रिक बता देते हैं, यहां पर जो ये लिमिट के नीचे लिखा गया है, इसको ये एरो का चिन्ह हटाइए, ग्रेटर देन लगा दीजिए, किसमें, राइट हैंड लिमिट में, और लेफ्ट हैंड लिमिट में इसको हटा करके लेस देन लगा दीजिए। तो देखिए आपको उसमें खोजना आसान हो जाएगा, और कौन सा फंक्शन है वो हमको प्राप्त हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। देखिए x ग्रेटर देन 0 पर कौन सा फंक्शन है, देखिए x ग्रेटर देन 0 पर x है, तो हम यहां पर x रख देंगे, यानी कि लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x, और फिर x का मान हम 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, अब ध्यान देना है फंक्शन के मान, यानी कि f0 हम लोग निकालेंगे। जिस बिंदु पर हम लोग चेक कर रहे हैं, उसी बिंदु को हम लोग f के साथ रखेंगे। c लेते तो fc लिखते, लेकिन यहां पर c नहीं 0 लिए हैं, तो f0 कर देंगे, और फंक्शन के मान मतलब होता है कि x = 0। इसमें ये जो फंक्शन है, तो फंक्शन के जगह पर हम लोग 0 रख दिए हैं, यहां पर देखिएगा ये, और इसमें क्या अंतर है, x की जगह 0 है, इसका मतलब x = 0। x = 0 हम लोग देखिए इसमें है, x = 0 पर फंक्शन का क्या मान है, x, और x के जगह पर हम 0 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0। हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों बिंदुएं समान है, यानी कि तीनों, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के मान तीनों समपाती है, कोइंसिडेंट है, और यही समपाती मान फलन की सीमा कहलाती है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि चूंकि LHL = RHL = f0 बराबर 0, यानी सबका मान 0 है, इसलिए x = 0 पर fx यानी कि फलन संतत है, यानी कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब ध्यान देना है यहां पर फलन की सीमा का मान यदि पूछेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सीमा बराबर क्या मिला है, वो तीनों का मान 0, तो हम लोग लिख देंगे 0, यानी फलन की सीमा हम तो शॉर्ट में लिख दिए हैं, सीमा केवल, आप लोग फलन की सीमा भी लिख सकते हैं, यानी कि फलन की सीमा क्या होगी, 0 होगी, किस पर, x = 0 पर। अब इसमें बहुत सारे इस पर क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन को दिया है, आप लोग को x = 1 पर दे देगा चेक करने के लिए, -1 पर दे देगा चेक करने के लिए, उसके भी तरीके हैं जो हम लोग एक्सरसाइज में भी देखेंगे। तो पहले यहां पर ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए 1 पर चेक करना है, तो 1 इसमें मिलेगा कि इसमें मिलेगा, ये ध्यान रखना है। x ग्रेटर देन 0 में 1 मिलेगा कि x लेस देन 0 में 1 मिलेगा, यानी 1। तो 1 तो हमको मिलेगा x ग्रेटर देन 0 में, तो 1 जिसमें मिलेगा वही फंक्शन के मान पर हम लोग चेक करेंगे।
केवल उसी पर, जैसे एक पर चेक करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही fx की जगह पर रखेंगे और राइट हैंड लिमिट में भी यही रखेंगे और फंक्शन के मान में भी यही रखेंगे। यानी कि 0 से बड़े जितनी भी संख्याएं हैं सब संख्याओं के लिए आपका फंक्शन हो गया x, और 0 से छोटी यानी कि ऋणात्मक संख्याओं के लिए सारा संख्याओं के लिए आपका फंक्शन हो गया -x। ठीक है, तो उस स्थिति में आप लोग चेक करेंगे तो x के सारे पॉजिटिव मानों के लिए भी ये संतत मिलेगा और x के सारे नेगेटिव मानों के लिए भी ये संतत मिलेगा। तो हमको लगता है कि आप लोग को समझ में जरूर आ रहा होगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा जरूर। चलिए अब हम लोग परिभाषा 2 देख लेते हैं, बोर्ड पर लिख चुके हैं, हम देख लेते हैं उसको भी। एक वास्तविक फलन f एक संतत फलन कहलाता है यदि f के प्रांत का मतलब जो क्लोज्ड इंटरवल या ओपन इंटरवल होगा वो ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग 11th क्लास में इंटरवल पढ़े हुए हैं, उसी से प्रांत से रिलेटेड है। f के प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत है, यानी इसका कहने का क्या मतलब है उसको देखिए एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर, अर्थात f एक ऐसा फलन है जो क्लोज्ड इंटरवल ab में परिभाषित है। तो f के संतत होने के लिए आवश्यक है कि वह इस क्लोज्ड इंटरवल ab के अंत्य बिंदुओं यानी एंड पॉइंट वो जो दिखाई दे रहा है उसी को हम लोग एंड पॉइंट बोलते हैं, और इसके बीच का जो होता है वो उसका अवयव यानी सदस्य भी कहलाता है, ये ध्यान रखना है। तो एंड पॉइंट ये है कि अंत्य बिंदुओं a तथा b सहित उसके प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, यानी कि इस अंतराल में जितनी भी बिंदुएं हैं सारे बिंदुओं पर यदि फलन का मान समान मिल रहा है तो हम लोग कहेंगे कि फलन fx संतत है। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि उस स्थिति में हम लोग को लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू f है और लिमिट x टेंड्स टू b fx इक्वल टू f भी मिलेगा। यानी इस स्थिति में हम लोग को a पर भी संतत चाहिए, b पर भी संतत चाहिए, और इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होगा, मान लीजिए a और b के बीच कोई बिंदु और है c, या हो सकता है कि उससे भी ज्यादा होंगे, तो उन सारे बिंदुओं पर फलन का मान बराबर होगा, सीमा का मान बराबर होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान बराबर होगा, तो हम लोग कहेंगे कि फलन संतत है। ठीक है, यदि ऐसा नहीं है तो नहीं होगा। इस पर एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अभी हम वो उदाहरण देखे हैं, जैसे हम एक उदाहरण देख लेते हैं fx बराबर, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हम बनाए थे, तो यहां पर हम ले लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x यदि x लेस देन 0। यहां पर अभी हम लोग पीछे वाले परिभाषा में ये उदाहरण हम लोग देख चुके हैं कि x इक्वल टू 0 पर ये संतत है। ठीक है, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर इस परिभाषा के अंतर्गत। तो इसमें देखिए 0 है बिंदु, तो 0 के बाईं ओर का और 0 के दाईं ओर का ले लेते हैं, यानी कि उसमें 3 स्थिति प्राप्त होगी। तो यहां पर ले लेते हैं कि यदि x लेस देन 0 हो तो अब हम लोग चेक करेंगे कि यदि x 0 से छोटा हो तो उस स्थिति में वो संतत है कि नहीं। तो ठीक है, तो लिखते हैं LHL। तो LHL बराबर क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। fx के जगह पर हम क्या रखेंगे, तो देखिए लेस देन 0 पर कौन सा फंक्शन है, -x, तो -x ही रखेंगे। अब इसमें हम लोग को ये नहीं करना है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसमें ये रख देंगे, राइट हैंड लिमिट में ये रख देंगे, नहीं, क्योंकि हमारा x लेस देन 0 हम पहले ही ले चुके हैं कि x लेस देन 0 पर ही हम बना रहे हैं, तो उसका फंक्शन हमको अलग दिया है। यही फंक्शन हम लोग तीनों में प्रयोग करेंगे, लेफ्ट हैंड में भी, राइट हैंड में भी और फंक्शन के मान में भी। तो चलिए, तो हमको यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0। RHL हमको क्या मिल रहा है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, fx इक्वल टू, हम लोग इसमें भी वही मान रखेंगे जो x लेस देन 0 पर दिया गया है, तो यहाँ पर भी -x ही रखेंगे और 0 रखेंगे तो मिल जाएगा 0। और फंक्शन के मान हम लोग यदि प्राप्त करना चाहते हैं इस पर, तो x लेस देन 0 पर फंक्शन जो है -x है और -x में 0 रखेंगे तो 0 ही होगा, यानी तीनों बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि LHL इक्वल टू RHL, ठीक है, इसलिए x लेस देन 0 पर fx संतत है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट में, x ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। तो x ग्रेटर देन 0 पर मेरा फंक्शन क्या है, आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में। LHL पहले लिखेंगे हम लोग
लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की जगह यहां क्या रखेंगे? तो देखिए हम यहां पर लिए हैं x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 पर हमको जो फंक्शन का मान मिला है वो लेंगे, यानी x लेंगे हम लोग, तो x लेंगे तो क्या मिल जाएगा 0। RHL बराबर हमको क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, और इसमें हम लोग fx का मान रख देंगे, यानी क्या रखेंगे? इसमें भी वही रखेंगे x ही, और 0 जब रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और फंक्शन के मान यदि हम लोग 0 रखते हैं इसमें f0 तो वो भी हमको 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या मिल रहा है? LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0, तीनों बराबर मिल रहा है। यहां पर भी हम लोग वैसे लिख सकते थे f0, तो f0 यहां पर भी लगा दीजिए। चलिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इसलिए x ग्रेटर देन 0 पर fx संतत है। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान देना है कि इसमें जो है ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर भी, x लेस देन 0 पर भी और x ग्रेटर देन 0 पर भी, ये सभी पर संतत है। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन होगा अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदुओं पर संतत होगा, यानी कि एंड पॉइंट पर भी और उसके बीच जितनी बिंदुएं होंगी उन सब पर ये संतत होगा। इसलिए ऐसे फलन जो होगा उस इस परिभाषा के अंतर्गत आएगा, और इस पर हम लोग को क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में बनानी है। आप लोग चाहेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि साथ साथ आप लोग क्वेश्चन बनाइए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संतत फलनों का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ ए कंटीन्यूअस फंक्शन। यहां पर देखिए दिया गया है थ्योरम 1 कि यदि a और g दो ऐसे वास्तविक फलन हैं जो x इक्वल टू c पर संतत है, कोई भी बिंदु हम लोग ले लीजिए हैं उसके प्रांत का, यानी कि ये भी x इक्वल टू c पर संतत है, ये भी x इक्वल टू c पर संतत है, तो बीजगणित का मतलब क्या होता है? जोड़, घटाव, गुणा और भाग, सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी कि ये चारों जो होगा वो संतत होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि दो फलन हमको संतत मिला है तो उसका योग भी संतत होगा, उसका घटाव भी संतत होगा, उसका गुणा भी संतत होगा और उसका भाग भी संतत होगा। इसमें हम लोग इसको सिद्ध कैसे करते हैं? तो देख लीजिए, छोटा सा एक प्रूफ हम लोग को दिखा देते हैं। एक प्रूफ 1 का मान लेते हैं हम लोग कि माना कि x इक्वल टू c, कोई बिंदु है x इक्वल टू c हम लोग ले लिए, और इसी पर हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू c पर हम कैसे चेक करेंगे? तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे? f प्लस g। अब देखिए यहां पर हम लोग एक चर ले लेंगे, ताकि चर लेंगे तभी तो उसमें हम लोग मान रख पाएंगे। तो यहां पर एक चर ले लेते हैं और यहां पर लिमिट दोनों के साथ लग जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू c gx। ध्यान दीजिएगा यहां पे, तो आपको क्या मिलेगा? x टेंड्स टू c रखिएगा इसमें, तो क्या मिलेगा? fc, और उसमें क्या मिल जाएगा? gc। x का मान हम जो ही इसमें रखेंगे fc हो जाएगा, और ये क्यों? ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग शुरू से ही लिए हैं यहाँ पर कि f और g दो संतत फलन है, तो यदि संतत है तो इसके मान बराबर fc के, यानी कि फंक्शन के मान के बराबर होगा, तो ये fc हो जाएगा, और ये भी फंक्शन के मान के बराबर होगा क्योंकि ये भी संतत है, तो gc हो जाएगा। इस स्थिति में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं f प्लस g, और यहाँ पर चर के जगह पर जो यहाँ पर हम लोग चर रखते थे वहां पर c हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फिर फंक्शन का मान यदि हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट, यहां पर तो हम लोग सीमा का मान लिखे थे, अब फंक्शन का मान यदि हम लोग लिखेंगे fc, तो हमको क्या मिलेगा? f प्लस g, और हमारा फंक्शन इसमें x है। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन x है, चर हम लोग x लेंगे तभी तो वहां पर रखेंगे ना, तो यहाँ पर चर x लिए हैं, तो x के जगह पर यदि ये मान हम c रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? ये, और देखिए दोनों बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c f प्लस gx इक्वल टू फंक्शन के मान लिख देते हैं fc।
यानी कि दोनों बराबर है। यही हम लोग यहाँ पर लिए थे, यही फंक्शन यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, यानी कि कोई इंसिडेंट हो गया, संपाती हो गया, हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू c पर a प्लस g संतत है। ठीक है, और इसमें आप लोग को दूसरा तीसरा चौथा आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दिखा देते हैं। केवल यहाँ पर प्लस के देखिए माइनस है ना, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, यहाँ भी माइनस कर दीजिए, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिए, वो भी प्रूव हो गया आपका। उसी तरह गुणा का है तो जहां जहां प्लस लिखे हैं इसमें वहां वहां आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, तो आपको ये सिद्ध हो जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान चीज है बीजगणित। और इसमें आप लोग देख रहे हैं भागफल में भी वही करेंगे। 1/g जब दिया गया है तो हम यहाँ पर 1/g कर देंगे, यहाँ पर 1 होगा और बट्टा में होगा ये, ध्यान दीजिएगा। तो बट्टा में होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, fc बटा में gc। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/g और c ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद उसी तरह फंक्शन का मान 1/gc मिलेगा हमको, दोनों बराबर होगा इसलिए संतत होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है कि ये नीचे वाला जो g है वो 0 के बराबर, g का मतलब gx, जो भी चर आप लेना चाहे, यदि y चर लेते हैं तो gy 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं परिमेय संख्या रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो हम लोग देखते हैं नोट इसमें है, बोर्ड पर हम लिख चुके हैं नोट 1 में कि यदि f इंटू जी, जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला जो हम लोग फंक्शन लिखे हैं उसके बारे में बात हो रहा है कि इसमें f एक अचर फलन हो, यानी कोई मान हो, अंक हो, वास्तविक संख्या हो, कुछ भी हो, अचर हो, तो उस स्थिति में fx बराबर लैम्डा यहाँ पर लिखा गया है कि यदि एक अचर फलन fx इक्वल टू लैम्डा हो, जहां लैम्डा कोई वास्तविक संख्या हो, तो उस स्थिति में f इंटू gx, यानी f की जगह हम लैम्डा रख देंगे तो लैम्डा इंटू gx, और इसके बराबर हम लिखेंगे लैम्डा इंटू gx। देख लीजिए ऐसे लिख लेंगे, लैम्डा जो होगा उसके साथ तो वो चर विहीन हो जाएगा, क्योंकि कोई अंक जो होता है उसमें हम लोग, जो अचर होता है उसमें हम लोग x y z का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर लैम्डा अचर हो गया। द्वारा परिभाषित फलन लैम्डा इंटू g भी एक संतत फलन होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि लैम्डा बराबर, जैसे मान लीजिए fx बराबर -1 हम यहाँ पर रखे हैं, तो माइनस यदि यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, -gx, यानी यहाँ पर कि 1 के संतत में -1 के संतत भी अंतर्निहित होता है, यानी कि यदि 1 संतत है तो -1 भी संतत होगा, ये ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है, चलिए उसी तरह 1/g में यदि fx बराबर लैम्डा यहाँ पर लिया गया हो तो आपका फंक्शन f की जगह लैम्डा रख देंगे तो लैम्डा बाई gx हो जाएगा, यानी कि ये लैम्डा बटा में gx के द्वारा परिभाषित फलन हो जाएगा, और ये भी फलन एक संतत फलन होगा। उस स्थिति में g के सांतत्य में 1/g का सांतत्य अंतर्निहित होगा, यानी कि फंक्शन g यदि संतत है तो 1/g भी संतत होगा, लेकिन g जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा गया है कि g केवल 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी प्रत्येक स्थिति के लिए संतत होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं प्रमेय 2। प्रमेय 2 बोर्ड पर लिख चुके हैं, देख लीजिए। माना कि f और g दो वास्तविक मानीय फलन इस प्रकार है कि x इक्वल टू c पर f और g परिभाषित है, ध्यान दीजिएगा, f और g परिभाषित है। यदि c पर g, यानी कि c का मतलब बिंदु c पर यदि g परिभाषित है और जो उससे मान मिलेगा gc, उस पर f यदि परिभाषित यानी संतत है, तो उस स्थिति में हम लोग कहते हैं कि c पर f o g संतत होता है। अर्थात f o g x बराबर, हम लोग रिलेशन फंक्शन में ये सूत्र पढ़े हैं, f और मिडिल कोष्टक में gx। यहाँ पर इन दोनों के संयोजन से यदि हमको ये तीसरा फलन प्राप्त होता है और जो संतत वो संतत भी है, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों का फलनों का संयोजन संतत होगा। जैसे एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण में हम लोग ले लेते हैं x बराबर sin x²। ध्यान दीजिएगा यहाँ, ठीक है। sin x² जो है तो दो फलनों का संयोजन है। कौन कौन फलन है? पहला है sin x और दूसरा है x²। तो हम लोग इसको मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, माना कि gx बराबर हम ले लेते हैं sin x, ठीक है। और दूसरा फलन हमको जो है वो ले लेते हैं, इसको fx कर दीजिए और इसको gx कर दीजिए। gx बराबर हमको मिल गया x², ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फलनों का संयोजन ज्ञात करेंगे, यानी GOF। तो GFOG हमको दिया है FOG, तो FOG लिखेंगे। तो FOGX हम कर देंगे यहाँ पर, और उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो F मझोला कोष्ठक में GX हो जाएगा।
ठीक है, तो f और gx का मान हम लोग रखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये मान हम यदि fx में रखते हैं तो देखिए इसमें क्या अंतर है, x की जगह x स्क्वायर है तो इसमें भी x की जगह x स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा sin x स्क्वायर। यानी ये जो है वो किसके बराबर आ गया, hx के बराबर, जो यहाँ पर हम लोग लिखे थे उसके बराबर हमको यहाँ पर मिल गया। और हम लोग जानते हैं, पूर्व हम लोग जो पढ़े हैं पहले का जो संतत कंटिन्यूटी, उससे हम लोग जानते हैं कि ये sin x जो होता है अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर ये संतत होता है। x स्क्वायर बहुपदीय फलन है, ये बहुपदीय फलन भी प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। तो ये दोनों संतत फलन है, इन दोनों का फलनों का संयोजन जो हम लोग को ये फलन प्राप्त हो रहा है sin x स्क्वायर यानी कि hx, ये तो ये भी संतत होगा, क्योंकि ये संतत है और ये संतत है तो उसका संयोजन भी संतत होगा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए एक पहले लिख लेंगे कि चूंकि f और g दोनों संतत फलन है, संतत फलन है, इसलिए FOG एक संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि FOG का मतलब क्या हुआ। यहाँ पर FOG हमको क्या मिला है, देख लीजिए FOG x बराबर हमको hx मिला है और hx हमारा ये है यानी sin x स्क्वायर। इसका मतलब कि sin x स्क्वायर एक संतत फलन होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में बनाने के लिए, इस पर भी क्वेश्चन है, इसलिए हम बता दिए थोड़ा सा कि क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है fx बराबर 5x - 3 और हमको तीन बिंदुओं पर चेक करने को बोल रहा है कि चेक सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने को बोल रहा है कि x = 0, x = -3 और x = 5 पर संतत है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर a नंबर पॉइंट टिक कर देते हैं, लिखते हैं x = 0 पर। तो x = 0 पर हम बता चुके हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सीमा निकालते हैं और उसके फंक्शन के मान को पीछे हम लोग बता चुके हैं परिभाषा में, आप लोग को उसमें बताया जा चुका है कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनेगा। हो सकता है कि आप लोग बनाए भी होंगे, ऐसे देख लीजिए। तो यहाँ पर हमको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बराबर क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की जगह 5x - 3 रखेंगे और x टेंड्स टू जब 0 करेंगे तो 5 × 0 - 3 होगा, यानी हमको मिलेगा -3। और फंक्शन का मान लिखेंगे f0 हम लोग लिखेंगे तो fx बराबर ये है, इसमें x की जगह 0 करेंगे तो क्या मिलेगा 5 × 0 - 3 इक्वल टू मिल गया -3। ये दोनों समान हो गया। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx = f0, तब हम लोग लिख देंगे, इसलिए x = 0 पर fx यानी फलन संतत है। ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट है b नंबर -3 पर, तो लिखेंगे x = -3 पर, फिर वही काम करेंगे, यही लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 fx = क्या मिला, लिमिट x टेंड्स टू -3 और यहाँ पर फंक्शन का मान रख देंगे 5x - 3 ये वाला। इसमें हम लोग -3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 5 × -3 तो ये हो गया -15 और -3 -18 हो गया। चलिए, और फंक्शन का मान हम लोग लिखते हैं f -3 रखेंगे तो इससे और इससे तुलना कीजिए, फंक्शन के मान डायरेक्ट फंक्शन में रखा जाता है। तो ये मान जब हम लोग यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5 × -3 इक्वल टू ये भी मिला -18, दोनों बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू -3 fx इक्वल टू लिमिट नहीं फंक्शन के मान f -3, इसलिए x = -3 पर fx संतत है। ठीक है, अब हम लोग को लिखना है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, सी नंबर कर दीजिए, तीसरा नहीं सी, ए बी किया है तो सी, x = 5 दिया है, x = 5 पर, तो 5 पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू 5, सब में वही करेंगे, fx का मान यही रखेंगे 5x - 3। तो हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा। इसमें 5 मान रख देंगे, वैल्यू 25 में से 3 जाएगा तो 22 हो जाएगा। और f0 बोल रहे हैं, f5 निकालेंगे इस बिंदु पर। f5 बराबर हमको क्या मिलेगा, डायरेक्ट इसमें मान रखेंगे तो 5 × 5 - 3 हो जाएगा, तो मिलेगा हमको 22, दोनों बराबर है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इक्वल टू लिमिट नहीं f5, तब हम लोग लिखेंगे कि इसलिए x इक्वल टू 5 पर fx संतत है। यानी कि यहां पर जो हम लोग को दिया गया है 3 बिंदु 0, -3 और 5 जो दिया गया था, तीनों पर ये संतत मिल गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने देख लीजिए कितना आसान है क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। fx बराबर आपको दिया गया है 2x² - 1 और इसको जांच करना है x इक्वल टू 3 पर। तो x इक्वल टू 3 पर हम लोग उसी तरह ठीक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, fx के जगह लिख देंगे 2x² - 1 और इसमें हम लोग जब x का वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 × 3 के स्क्वायर -1 होगा, तो 9 और 9 दूनी 18 में से एक जाएगा तो हो जाएगा 17। और f3 लिखेंगे यानी फंक्शन के मान, तो f3 बराबर क्या मिलेगा हमको, डायरेक्ट इसमें 3 रखिए, 2 × 3 के स्क्वायर -1, ये भी उतना ही मिलेगा 17। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इक्वल टू f3, इसलिए x इक्वल टू 3 पर fx संतत है। ये हमको मिल गया। देख लीजिए कितना आसान है क्वेश्चन ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन दिया गया है। 3 में 3 का a लिखते हैं पहले। इसमें हम लोग को फंक्शन के सातत्य की जांच करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 प्रकार से बनेगा। देख लीजिए ये फलन जो है, ये भी फलन था, बहुपदीय फलन था। वो भी जो पहला पॉइंट हम लोग लिखे थे वो भी बहुपदीय फलन था। आप लोग देख रहे हैं कि बहुपदीय फलन, ये एक रैखिक फलन हुआ बहुपद में, ये द्विघाती हुआ, ठीक है। तो एक रैखिक फलन देख रहे हैं ना, जितना भी बिंदु पर हम लोग चेक किए सारा संतत मिला। उसी तरह यहाँ पर द्विघाती को हम लोग चेक किए, एक बिंदु पर तो संतत मिलेगा, बाकी किसी भी बिंदु पर आप चेक कीजिएगा तो ये संतत ही प्राप्त होगा। इसलिए याद रखिएगा कि बहुपदीय फलन किसी भी बिंदु पर संतत होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये 1 नंबर का क्वेश्चन में आता है, इसलिए ये थोड़ा सा याद रखना होगा आप लोग को। यहाँ fx जो है एक रैखिक फलन दिया गया है और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यह बहुपदीय फलन है, इसलिए अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा, इसलिए fx भी संतत होगा। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बिंदु नहीं दिया गया है, तो हम लोग कोई बिंदु ले लेंगे। तो मान लेंगे कि माना कि कोई बिंदु C है, तो x इक्वल टू C पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू C fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C, fx की जगह हम ये रख देंगे x - 5, x टेंड्स टू C रखेंगे तो क्या मिलेगा C - 5। फिर इस पर हम लोग फंक्शन का मान लिखेंगे यानी fc लिखेंगे। तो और fc बराबर हमको क्या मिल गया, देखिए fc बराबर जब हम लोग मान इसमें रखेंगे तो हमको मिल जाएगा C - 5। तो देख रहे हैं C - 5 और C - 5 दोनों बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू C fx इक्वल टू fc, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये फलन अपने प्रत्येक बिंदु पर, प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा। इसलिए x के प्रत्येक मान पर fx संतत है, ठीक है। अब इसके बाद इसका b नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए। b नंबर है 1/x - 5, उसको fx बराबर लिख लेंगे हम लोग 1/x - 5। यही क्वेश्चन है। इसका ये जो गुणात्मक प्रतिलोम है
तो ध्यान दीजिएगा यहां पर भी वही लिखेंगे, तो लिखेंगे x इक्वल टू सी पर, यानी कि जिस क्वेश्चन में यदि बिंदु नहीं दिया गया हो तो वहां पर बिंदु हम क्या लेंगे, सी लेंगे, ध्यान रखना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू सी fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी 1 बाई एक्स माइनस 5। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान देना है कि जो यहां पर c रखेंगे हम, वो c जो है वो 5 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर 5 माइनस 5 0 हो जाएगा और 1 बाई 0 को हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं, इसलिए केवल 5 को छोड़ करके बाकी सारे बिंदुओं पर ये संतत होगा। इसलिए यहां पर हम लोग ध्यान देंगे, तो लिख देंगे यहां पर c रखेंगे तो क्या मिलेगा, c माइनस 5, और fc बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई c माइनस 5 होगा। अब यहां भी हम लोग लिख देंगे जहां c नॉट इक्वल टू 5, और यहां भी हम लोग लिख देंगे जहां c नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि वो 5 पर परिभाषित नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए x नॉट इक्वल टू 5 के लिए, नॉट इक्वल टू 5 का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि x केवल 5 के बराबर नहीं है, 5 से छोटा होगा और 5 से बड़ा होगा, ये फलन संतत हो जाएगा, के लिए fx संतत है, ये ध्यान देना है यहां पर। चलिए सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। fx बराबर हमको दिया है x स्क्वायर माइनस 25 बटा में x प्लस 5। अब यहां पर एक काम आप लोग कर सकते हैं, ऊपर वाला का गुणनखंड कर लेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 बटा में x प्लस 5, और ये x प्लस 5 खत्म हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन बचेगा x माइनस 5। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, यही क्वेश्चन है आपका, तो सेम इसी तरह आप लोग बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये भी एक संतत फलन है, ठीक है। डी नंबर में आपका दिया है fx बराबर मापांक में x माइनस 5, यानी डी क्वेश्चन हुआ आपका। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, x इक्वल टू सी पर, x इक्वल टू सी पर हम लोग चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू सी fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी, fx की जगह हम लोग fx का मान रख देंगे, इसमें जब c रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, c माइनस 5, और यदि हम लोग fc निकालते हैं डायरेक्ट यानी फंक्शन का मान, तो इसमें रखेंगे तो c माइनस 5 मिलेगा। आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, तो हम लोग लिख देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc, और हम लोग लिख सकते हैं इसलिए x के प्रत्येक मान के लिए fx संतत है। ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग इस एक्सरसाइज में बनाएंगे, और हमको लगता है कि आप लोग को बहुत आसान लग रहा होगा, ये हो सकता है कि आप लोग बनाए भी होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। fx बराबर x टू द पावर n दिया गया है, बोर्ड पर लिखे हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि x इक्वल टू n पर संतत है, सिद्ध करना है, जहां n एक धन पूर्णांक है। तो x इक्वल टू n पर उसी तरह जैसे c पर हम लोग चेक कर रहे थे, उसी तरह x इक्वल टू n पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू n fx इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू n fx की जगह हम लोग लिखेंगे x टू द पावर n। तो जब x का वैल्यू हम n रखेंगे तो n के पावर n हो जाएगा, और fn लिखेंगे हम लोग fc की जगह c में n है तो fn लिखेंगे, तो यहां पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, n के पावर n, दोनों बराबर है, तो लिखेंगे यहां पर लिमिट x टेंड्स टू n fx इक्वल टू fn, इसलिए हम लोग लिख देंगे कि x इक्वल टू n पर fx संतत है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं, हम लोग अभी जितना क्वेश्चन बनाए हैं वो सारे बहुपदीय फलन था, एक रैखिक था, द्विघाती था, देखिए n घाती आ गया, यानी आप लोग देख रहे हैं कि जितना भी अभी हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं बहुपद फलन में, वो सारे यानी पोलिनोमियल फंक्शन ये जितना भी होगा x के प्रत्येक मान के लिए संतत होता है। हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको हम बनाना बता चुके हैं परिभाषा में, और इसमें हम लोग को चेक करना है 0, 1 और 2 पर चेक करना है कि ये संतत है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग 0 ले लेते हैं, तो ए नंबर पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर,
अब ध्यान दीजिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए हम बता चुके हैं कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के मान तीनों का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग तीनों निकालेंगे, LHL, RHL और फंक्शन के मान। तो LHL हमको निकालना है। तो LHL बराबर क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है कि ये जो 0 होगा, x इक्वल टू 0 पर जो हम लोग चेक कर रहे हैं वो इस लिमिट में, किस लिमिट में है, ये जो असमीका लिखी गई है इन इक्वेशन, इसमें किस में मिलेगा, x यहाँ पर बोल रहा है कि x बड़ा है 1 से, तो 1 से बड़ा में तो 0 आएगा नहीं, और यहाँ पर बोल रहा है कि x छोटा है 1 से या बराबर है, तो बराबर तो होगा नहीं 0 के, छोटा में होगा, यानी कि x 1 से छोटा है, इसका मतलब कि 1 से छोटा का मतलब 0 हो जाएगा, तो 0 इसमें मिलेगा। तो इसका जो फंक्शन मेरा x मिला है वही फंक्शन का मान हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग रख दिए x और x टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। RHL बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी वही 0 इसमें मिल रहा है, तो 0 इसी में मिल रहा है, तो फंक्शन वही, यहाँ भी वही फंक्शन लिखेंगे हम लोग, x टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिख देंगे x और मान रखेंगे तो 0 हो जाएगा। और फंक्शन का मान लिखेंगे f0, तो फंक्शन के मान 0 किसमें मिलेगा, इसमें उसी में मिलेगा जिसमें मिल रहा है, तो उसी में मिलेगा तो क्या हो जाएगा 0। अब तीनों बराबर है तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0, इसलिए x इक्वल टू 0 पर fx संतत है, ठीक है। ये संतत मिला आपको। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि LHL की जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं, LHL की जगह पर ये वाला लिख दीजिए, RHL की जगह पर ये वाला लिख दीजिए, तो सूत्र, वो जो सूत्र लिखवाए हैं आप लोग को वो सूत्र प्राप्त हो जाएगा। इसका दूसरा नंबर पॉइंट है B नंबर पॉइंट जो है x इक्वल टू 1 पर बोल रहा है, तो x इक्वल टू 1 पर हम लोग LHL लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, और इसमें हम लोग देखेंगे कि 1 पर ही क्वेश्चन जो मेरा दिया है वो 1 पर ही परिभाषित है, देख लीजिए ये 1 पर ही है। और आपको बताया है हम कि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यदि जिस बिंदु पर हम चेक कर रहे हैं यदि उसी बिंदु पर असमीका लिखी गई होती है, तो अभी जो ये क्वेश्चन बनाए कि एक में हमको ये लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वही मान रखे, राइट हैंड लिमिट में भी यही रखे, और फंक्शन के मान भी इसी में रखे हैं, तो वैसा ये नहीं बनेगा। ये जो है बिंदु 1 पर दिया गया हमको चेक करने के लिए, और 1 पर यहाँ पर असमीका लिखी गई है, तो असमीका अब हम लोग चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है। तो बताया है आप लोग को कि एरो का चिन्ह यहाँ हटा दीजिएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन होता है, तो x लेस देन 1 मिलेगा, तो x लेस देन 1 देखिए ये है, फंक्शन का मान क्या है x, तो यहाँ पर हम लोग x रख देंगे और x टेंड्स टू 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। RHL में हमको क्या मिलेगा, यानी राइट हैंड लिमिट fx होगा। और ध्यान दीजिएगा ये भी आप लोग को हम बता चुके हैं कि जो RHL है इसमें यदि एरो के चिन्ह हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर ग्रेटर देन लग जाता है। ये दो चीज याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन होता है और राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन होता है। ये यहाँ वाला चिन्ह थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है लेकिन ट्रिक बता रहे हैं कि आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x ग्रेटर देन 1 हो गया, और x ग्रेटर देन 1 पर देखते हैं कि फंक्शन मेरा 5 है, तो यहाँ पर हम लोग 5 रखेंगे, और इसमें x है नहीं कि x का वैल्यू रखेंगे, ये अचर फलन यानी कांस्टेंट फंक्शन है, तो मान रखेंगे तो 5 ही मिलेगा हमको। और f1 यदि हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हम लोग 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 पर फंक्शन का मान भी लिखेंगे, तो f1 का मतलब क्या हुआ, x बराबर 1, और x बराबर 1 देख रहे हैं क्या इसमें मिल रहा है, और x बराबर 1 पर फंक्शन का मान x है, तो इसमें हम 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 1। हम देख रहे हैं कि तीनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x इक्वल टू 1 पर fx संतत नहीं है, ठीक है, संतत नहीं है। तीसरा पॉइंट है मेरा x इक्वल टू 5 पर, तो x इक्वल टू 5 पर हम LHL लिखेंगे पहले, तो क्या मिलेगा देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, और यहां पर हम लोग fx का कौन सा मान रखेंगे ये पहले हम लोग को तय करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए 5 किस में मिलेगा, 5 पर तो यहां पर इन इक्वेशन लिखा नहीं गया है असमीका,
यहाँ पर 1 पर लिखा गया है, तो हम देखेंगे कि x ग्रेटर देन 1 में 5 मिल रहा है, यानी कि x 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा में 5 मिलेगा, तो ये फंक्शन क्या मिल रहा है 5। तो इसी फंक्शन को अब इसमें रखेंगे, तो ये फंक्शन LHL में भी रखेंगे, RHL में भी रखेंगे और फंक्शन के मान में भी रखेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हम 5 रखेंगे और x का मान 5 रखेंगे भी तो 5 ही मिलेगा, क्योंकि इसमें x तो है नहीं कि हम लोग मान रख पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा RHL बराबर देखिए क्या मिल रहा है, x टेंड्स टू 5 fx, इसमें भी वही मान रखेंगे, अभी बता चुके हैं आप लोग को, लिमिट x टेंड्स टू 5 और यहाँ पर रख देंगे 5, मान रखेंगे तो 5 ही मिलेगा, और फंक्शन के मान यानी कि f5 लिखेंगे, तो 5 हमको इसी फंक्शन में प्राप्त हो रहा है, इसलिए यही फंक्शन मिलेगा हमको 5, तीनों बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f5, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 5 स्क्वायर fx संतत है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर एक और रिजल्ट मिल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि 1 से छोटा अंक हम लोग लिए 0 तो उस पर संतत मिला, 1 पर असंतत हो गया यानी डिसकंटिन्यूअस हो गया, और 1 से बड़ा अंक लिए 5 तो फिर कंटिन्यूअस मिल गया यानी संतत प्राप्त हो गया। तो ये हम लोग कह सकते हैं इस क्वेश्चन को कि ये जो fx है ये fx x इक्वल टू 1 के लिए केवल असंतत है, बाकी सभी मानों के लिए संतत होगा। 1 से छोटा होगा तो भी संतत होगा और 1 से बड़ा होगा तो भी संतत होगा, केवल x इक्वल टू 1 के लिए संतत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं 6। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि असांतत्य के बिंदु को ज्ञात कीजिए, यानी कि ये फलन जो है वो x के किस मान पर असंतत है ये हमको बताना है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमको बिंदु नहीं दिया है तो यहाँ पर हम लोग C नहीं लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या लेंगे, तो जिस बिंदु पर यहाँ पर असमिका लिखी गई हुई है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो पर असमिका लिखी गई है आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 को हम लोग ले लेंगे बिंदु, लेकिन इस बिंदु को क्या लिखेंगे, संदेहात्मक बिंदु यानी डाउटफुल पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि संदेहात्मक बिंदु, माना कि संदेहात्मक बिंदु यानी हम लोग ले लेंगे डाउटफुल पॉइंट इक्वल टू 2, क्योंकि ये इसमें एक ही पॉइंट है 2, और इसी 2 पर हम चेक करेंगे पहले फंक्शन को कि ये संतत है कि नहीं इस पर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर x इक्वल टू 2 पर LHL इक्वल टू क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। अब यहां पर हम लोग कौन सा मान रखेंगे, तो देखिए आपको बता चुके हैं कि जिस बिंदु पर हम चेक कर रहे हैं यदि उसी बिंदु पर असमिका लिखी गई है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन और राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन का प्रयोग होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं तो इसमें लेस देन है x लेस देन 2, इस पर फंक्शन का क्या मान है 2x प्लस 3, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 2x प्लस 3, और जब x का वैल्यू रखेंगे इसमें 2 into 2 प्लस 3 तो हमको 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 मिलेगा। फिर हम RHL लिखेंगे, RHL बराबर हमको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहाँ पर fx का मान रख देंगे। fx का मान देखिए अगली बार देखिए ये ग्रेटर देन है क्योंकि RHL है, और RHL में ये एरो का चिन्ह के हटा करके ग्रेटर देन लगाएंगे तो x ग्रेटर देन 2 मिल जाएगा। x ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन आता है 2x माइनस 3, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2x माइनस 3, और यहाँ पर जब मान रखेंगे तो 2 into 2 माइनस 3 मिलेगा, ये मिल जाएगा 1। तो यहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन समाप्त कर सकते हैं क्योंकि LHL और RHL बराबर नहीं है, लेकिन फंक्शन का मान भी लिख लेते हैं। तो हमको फंक्शन का मान क्या मिलेगा f2, और f2 ये देख रहे हैं कि इसमें है x बराबर 2 इसमें है और इसका फंक्शन ये है, इसमें हम लोग 2 रखेंगे तो 2 into 2 प्लस 3 मिल जाएगा, 2 into 2 प्लस 3 यानी कि 7 मिलेगा। और हम लोग देख रहे हैं कि LHL और RHL बराबर नहीं है इसलिए x इक्वल टू 2 पर संतत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL इसलिए x इक्वल टू 2 पर fx संतत नहीं है। और यहाँ पर एक चीज और आप लोग को ध्यान देना है कि यदि ये संतत नहीं है तो
तो क्या x इक्वल टू 2 को छोड़ करके बाकी पर संतत होगा कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, अभी आप लोग को यहाँ पर यह जो क्वेश्चन हम बताए थे अभी 5 नंबर, आप लोग देख रहे थे कि 1 पर संतत नहीं मिला था, लेकिन 1 के छोटा यानी कि 0 पर संतत मिला था और 1 से बड़ा यानी 5 पर भी संतत हमको प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसी तरह ये भी 2 पर तो संतत नहीं है, 2 पर संतत नहीं है, यहां पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, और 2 पर संतत नहीं है, लेकिन 2 से छोटा जितना भी अंक मिलेगा सब पर ये संतत होगा, 2 से बड़ा जितना भी अंक मिलेगा उस पर भी संतत मिलेगा। कैसे? तो 2 से छोटा में इसी फंक्शन का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि x लेस देन 2 में यही रखेंगे, यानी कि 2 से छोटा जितना भी अंक पर आप चेक कीजिएगा सब में इसी फंक्शन का प्रयोग होगा 2x + 3 का, LHL में भी, RHL में भी और फंक्शन के मान में भी, तो ये संतत तो हो ही जाएगा। x 2 से बड़ा यदि हम लोग लेते हैं कोई भी अंक जैसे 3 4 5 6 7 कुछ भी, तो उस पर भी ये संतत होगा, क्योंकि ग्रेटर देन में केवल इसी हम लोग फंक्शन का प्रयोग करेंगे LHL RHL और फंक्शन के मान में, तो ये भी समान आ जाएगा, इसलिए संतत होगा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है x = 2 यानी कि 2 से छोटे अंक के लिए संतत है, 2 से बड़े अंक के लिए भी संतत है, लेकिन केवल 2 के लिए संतत नहीं है। तो यहाँ पर असंतत के बिंदु केवल एक ही मिलेगा, यानी कि हम लोग 2 लिखेंगे, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि असांतत्य का बिंदु बराबर असांतत्य का बिंदु बराबर 2, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, असांतत्य का बिंदु, ठीक है, आपको मिल गया 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आगे 7 8 9 10 11 12 ये सारा क्वेश्चन इसी तरह बनाना है। आप लोग देखिएगा, यदि बनेगा तो बनाइएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।